हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉर्च बियरर कॉमर्स क्लासेस। एंड हमारी जो सीरीज चल रही थी स्कूल लेक्चर 22, उसी में आगे हम शुरू करते हैं नया टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम इस स्लाइड पे पढ़ते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री। 1944 में ICWA आया, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया। इसके ऑब्जेक्टिव थे कॉस्ट अकाउंटेंट जो हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना। उसके बाद 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट। उसके बाद 1965 में इंडियन गवर्नमेंट को राइट दिए गए कि वो डिसाइड करेगी कि किसको कॉस्ट अकाउंट्स रखने होंगे, यानी कि किस इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट अकाउंट्स रखना मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी होगा, ये डिसाइड करेगी कौन? इंडियन गवर्नमेंट। एंड उसके बाद 1968 में जो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स लाए गए कि कॉस्ट की ऑडिट किस तरह से होगी और उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्ट एंड कॉस्ट के रिगार्डिंग में कुछ टर्म्स। तो कॉस्ट क्या है और कॉस्टिंग क्या है, ये छोटे बहुत टर्म्स आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हम इस स्लाइड पे डिस्क्रिमिनेशन करके इसको लाया है। कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। दिखने में एक जैसे वर्ड लगते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो कॉस्ट क्या है? वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इनकरेड टू गिवन थिंग्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो खोते हैं वो क्या है? कॉस्ट है। जनरल लैंग्वेज में कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो खो देते हैं, जो एक्सपेंडिचर हो गया है, वो क्या है? कॉस्ट। ओके। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव पे देखें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कुछ यूनिट या तो गुड्स उपलब्ध करवाती या सर्विसेज देती है और उनके बदले जो उसे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। और इसी को कॉस्ट को अनसर्टेन करने की, उनको कॉस्ट को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? कॉस्टिंग। उसे क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। और जब इस कॉस्टिंग को जब अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है, अकाउंटिंग की जाती है इसकी, तो उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटेंसी जो कि एक वाइड कॉन्सेप्ट है और इसमें शामिल है कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट ऑडिट, ये सब इसमें शामिल है। तो आई होप आप इसमें समझ गए होंगे कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग का क्या मतलब है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या क्या शामिल है। नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, इससे रिलेटेड ये स्लाइड है। इसमें हम देखते हैं कॉस्ट एसरटेनमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया? कॉस्ट का एसरटेन किया, यानी डिसाइड किया, यानी देखा कि कितनी कॉस्ट लगी है। और उसके बाद जब पता चल गया कि कॉस्ट का इतना मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे? कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और कॉस्ट को कंट्रोलिंग करना ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि पर यूनिट में हम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ये कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। इसमें कौन हेल्प करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। और ऑब्लिगेशंस हैं, स्टेटरी ऑब्लिगेशन है कि कुछ इंडस्ट्री को कॉस्ट अकाउंटिंग रखना, कॉस्ट अकाउंट्स रखना जो है कंपल्सरी है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी क्या हेल्पफुल है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत छोटे छोटे टर्म देख के कॉस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो वही चीज़ को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? गुड्स और सर्विस से, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट ओवरहेड है, तो ये सब क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट। और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे सैलरी है एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली, तो उसमें हम रिलेटेड नहीं कर सकते कि किस
प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो क्या है, इनडायरेक्ट रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस, इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कोस्ट। उसके बाद है रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट। रिलेवेंट कोस्ट क्या है, जो इफेक्ट करे किसे, मैनेजरियल डिसीजन को, और जो इफेक्ट ना करे मैनेजरियल डिसीजन को कोस्ट, उसे क्या कहेंगे, इररिलेवेंट कोस्ट। यानी कि रिलेवेंट कोस्ट है जिससे मैनेजरियल डिसीजन इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पहले से कर चुके होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, एक बार खरीद ली, बार बार उसके डिसीजन नहीं लिए जाते तो मैनेजरियल डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इररिलेवेंट है। लेकिन जैसे ही हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड खर्चे मैनेजरियल डिसीजन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, रिलेवेंट कॉस्ट होती है। उसके बाद हम बात करें पीरियड एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो रिलेटेड होती है टाइम से, जैसे सैलरी किससे दी जाती है, टाइमली दी जाती है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, इस तरह से, एंड कमीशन, ये सब क्या है, पीरियड कॉन्सेप्ट, पीरियड कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपायर्ड एंड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या है, इज द कोस्ट विच हैज बीन ऑलरेडी इनकर्ड, जो ऑलरेडी हो चुकी है उसे कहेंगे एक्सपायर्ड कॉस्ट, और जिसका जो वसूली है अभी इस साल नहीं हुई है उसे क्या बोलेंगे, इन फ्यूचर में जो, तो उसे बोलेंगे अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। यानी हम यहाँ पे देखें एक्सपायर्ड कॉस्ट वो है जो हो चुकी है, यानी कि हमारे इस साल हमने मान लेते हैं हम फिक्स्ड जो एसेट्स है उसके रिगार्डिंग में हम एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड को डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स में हमने एक बार खरीद ली, उसके बाद हमें बार बार क्या है उस पर वसूली कब होगी, वो ऐसा तो है नहीं कि उसी साल रिटर्न दे देगी, ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है और लंबे टाइम में हमें रिटर्न देते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो क्या होगी, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। यानी खर्चा आज किया है लेकिन उसकी रिटर्न कब मिलेगी, हमें इन फ्यूचर मिलेगी। और एक्सपायर्ड कॉस्ट कौन सी होगी, जो आज की है, इसी साल जो हमें मिल गई है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे क्या बोलेंगे, एक्सपायर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करें शटडाउन कॉस्ट कौन सी होती है, आपका बिजनेस, सॉरी ये नेक्स्ट पेज आ गया है, यहाँ पे हम बात करेंगे, हाँ, शटडाउन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, बिजनेस यूनिट क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑपरेशन जो है बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, बंद हो गया है टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बंद होने के बाद भी चलते रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का किराया है, किसी ऑफिस में चल रहा है उस ऑफिस का किराया है, बिजनेस यूनिट तो नहीं चल रही है लेकिन उस ऑफिस का किराया तो हमें देना पड़ेगा, इसलिए। और ये सब रीज़न कौन से हो सकते हैं, स्ट्राइक हो सकती है और कोई रीज़न हो सकता है किसी वजह से, जैसे कोविड के दौरान हम बात करें कि काफ़ी सारी दुकानें जो हैं बंद रही लेकिन उनका रेंट तो पे करना पड़ा, कुछ लोग रेंट पे नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने उस जो दुकानों को खाली कर दिया, तो वो क्या है, शटडाउन कॉस्ट है कि बंद होने के बाद भी हमारी जो कॉस्ट है वो आ रही है। उसके बाद है संक कॉस्ट वो होती है जो जिसको बोलते हैं डूबत लागत हिंदी में, तो इसका क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो हो चुकी है, यानी कि जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, खरीदनी थी अब हम खरीद चुके, अब आगे इसका इफेक्ट ये नहीं है कि आगे के जो डिसीजन है उस पर इफेक्ट करें, इस तरह से, तो वो क्या होती है, संक कॉस्ट, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है। उसके बाद है कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो है जिसे अनकंट्रोल है, जो कॉस्ट आएगी ही आएगी। और उसके बाद है अवॉइडेबल कॉस्ट, जिनको अवॉइड कर सकते हैं, अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो उन्हें कम किया जा सकता है। कौन सी ऐसी कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस। और अनअवॉइडेबल, जिन्हें कुछ भी करके कम नहीं किया जा सकता, वो तो होनी ही होनी है, जैसे नॉर्मल लॉस। कोई भी प्रोडक्ट है, मान लिया कुछ नमी से ख़राब हो जाता है या टेम्परेचर इस तरह का हो गया, तो ये अनअवॉइडेबल है, इसको कम नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल टूट फूट हो जाती है इस तरह से, हाँ हम उसे कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा, हमने माना था 2-3 यूनिट ख़राब हो जाती है लेकिन इससे ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। अब उसे कम करने के प्रयास हमें करने होंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है। उसके बाद एक पॉइंट है डिफरेंशिएशन कॉस्ट,
क्या होती है कि दो कॉस्ट जो है बिटवीन टू और मोर बिजनेस डिसीजन, दो प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें हमने देखा कि इससे कॉस्ट कितनी आ रही है और इससे कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोजेक्ट ए से कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रोजेक्ट बी से कितनी कॉस्ट आ रही है, और उन दोनों का कंपैरिजन करके जब हम डिसीजन लेते हैं तो ये क्या हुआ, हमने डिफरेंशिएशन किया, किसका किया, कॉस्ट का किया, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन कॉस्ट। और जब किसी पार्ट में, इसको दो पार्ट में बांटा है, जिसमें अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और अगर किसी में कम हो रही है तो उसको बोलेंगे डिक्रीमेंटल कॉस्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं कॉस्ट के, जिसमें है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें कि जो जेब से जाए, कैश एक्सपेंसेस, वो जो कॉस्ट है उसे क्या कहेंगे, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दो अल्टरनेटिव है, एक अल्टरनेटिव को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे का क्या हुआ, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट, जो सेक्रीफाइस है, उसको क्या बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए हमने एमबीए की स्टडी की है और हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, मैनेजरियल डिसीजन देते हैं हम। ओके, अगर ये काम मैं किसी और संस्था में जाके करती तो वहाँ पे क्या मिलता, सैलरी मिलती मुझे। तो मेरा जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद का कंपनी चला रही हूँ, उस वजह से क्या हुआ, मेरी वो सैलरी क्या हुई, अपॉर्चुनिटी उसका क्या हुआ, उसको एक को चूज करने से दूसरे अल्टरनेटिव का क्या हुआ, लॉस हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद है ट्रेसेबल एंड अनट्रेसेबल कॉस्ट, यानी कि जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये किस यूनिट, किस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, उसे क्या कहेंगे, ट्रेसेबल। और जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते कि ये किस कॉस्ट यूनिट या किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे, अनट्रेसेबल कॉस्ट। उसके बाद ये कुछ टर्म है, आप इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ये बहुत क्वेश्चंस में बार बार एग्जामिनर्स को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पुट करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट एस्टिमेशन, जब हम कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कि लास्ट टाइम हमारे इतने खर्चे हुए थे और अब हमें इतनी यूनिट बनानी है तो उसके रिगार्डिंग में हमारे कितने खर्चे होंगे, तो हमने क्या हुआ, कॉस्ट एस्टिमेशन किया, किसके बेस पे, किसके बेस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे। और यहीं पर कॉस्ट एसर्टेनमेंट यानी कि कॉस्ट का हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसके बेस पे, बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट, कि आज हमारी कॉस्ट, हमने 10,000 यूनिट बनाई है और उन पे कितना कितना खर्चा लगा है, इसका एसर्टेन कर रहे हैं, तो ये क्या है, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, यानी कि कॉस्ट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेट ऑन एक्चुअल कॉस्ट। ओके, अब देखिए ये दोनों टर्म भी, कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, इन दोनों को भी साथ में हम पढ़ेंगे। कॉस्ट एलोकेशन क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट का जब एलोकेट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। और जब कॉस्ट अपॉर्शनमेंट यानी कि इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है उसको हम अगर एलोकेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। अब एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है। अब ये भी टर्म है कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। मान लीजिए 10 रुपये का पेन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है तैयार करती है, अब हम क्या है, कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है, अब हम कोई 8 रुपये का ऐसा पेन बनाएं जो उतनी ही क्वालिटी का हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वैसी ही क्वालिटी का अगर 8 रुपये का हम पेन बनाएंगे तो क्या करें हम, उसके लिए हमें कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। कौन सी कॉस्ट, जो कम होने लायक हैं उनको हम कम करके उस प्रोडक्ट की जो पर यूनिट है उसको कम कर सकते हैं। यानी ये क्या है, एक परमानेंट प्रोसेस है, परमानेंट प्रोसेस है और वो भी डिक्रीजिंग पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट को कम कर रहा है। जबकि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, हमने देखा टोटल कॉस्ट आ रही है 10 लाख, जिसमें हमने 10,000 यूनिट बनाई है और उसके बेस पे हम उस टोटल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है कॉस्ट कंट्रोल। तो ये क्या है, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, किसे कम करने का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो आई होप ये कोस्ट के जो वेरियस कॉन्सेप्ट थे और टर्म्स थी ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें एलिमेंट ऑफ कोस्ट। तो एलिमेंट ऑफ कोस्ट के बारे में मेनली एलिमेंट ऑफ कोस्ट क्या है? मटेरियल कोस्ट, लेबर एंड एक्सपेंसेस। यहाँ 3 है, फर्स्ट मटेरियल कोस्ट और लेबर कोस्ट और एक्सपेंसेस। अब मटेरियल में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, और लेबर भी डायरेक्ट लेबर कोस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट भी हो सकती है, और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। एक्सपेंसेस और ओवरहेड में फ़र्क देखिएगा यहाँ पर, जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो ये तीनों मिला के हमारी क्या कहलाती हैं? ओवरहेड कहलाते हैं। और ओवरहेड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गए, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होंगे। यानी कि जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 3, 1, 2 एंड 3। और इनमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको मिला के क्या बोलते हैं? ओवरहेड। और ओवरहेड को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फैक्ट्री के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कोस्ट, कोस्ट के कंपोनेंट के बारे में। जैसे हमने पढ़ा कि सारी जो डायरेक्ट कोस्ट हैं उनको मिला के क्या बनेगा? प्राइम कोस्ट। सारी डायरेक्ट कोस्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम कोस्ट। और अब इस प्राइम कोस्ट में अगर हम ऐड कर दें फैक्ट्री के खर्चे तो ये क्या कहलाएगा? वर्क कोस्ट। और वर्क कोस्ट यानी कि इसे फैक्ट्री कोस्ट भी कहा जाता है। इसमें अगर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट हमारी। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट को देखा है और टोटल कॉस्ट डिटरमाइन की। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक फॉर्मेट लेके आए हैं कि कॉस्ट शीट लेके आए हैं, जो कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिएगा, सबसे पहले आप इसमें देखिए, हमने जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया है, सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड एक्सपेंसेस, इन सबको मिला के क्या बना है? प्राइम कोस्ट। और जब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया है तो क्या बना है? ये वर्क कोस्ट यानी फैक्ट्री कोस्ट भी से कहा जाता है। और जब ऑफिस से रिलेटेड रिगार्डिंग में जब एक्सपेंसेस को ऐड किया है तो उसके बाद क्या बना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ जाती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो ये क्या आती है? टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरह से हमने डिटरमाइन किया। अब 1 बाय 1 देखते हैं। डायरेक्ट से रिलेटेड अब देखिए, ये कुछ ओपनिंग स्टॉक होते हैं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, उनसे रिलेटेड भी इसमें एडलेस किया गया है। आप देखेंगे जो मटेरियल परचेज्ड है उसका ओपनिंग ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस कर देंगे। इसमें डायरेक्ट से रिलेटेड आए, इनको ऐड करके प्राइम कोस्ट कहा जाता है। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग एंड सुपरविजन, फैक्ट्री वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री वर्क सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री क्लीनिंग, ये सब इनको ऐड कर दिया गया है जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। इसमें लेस कर दिया गया सेल ऑफ स्क्रैप, किससे रिलेटेड? जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ऐड किया गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस किया गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद ये वर्क कॉस्ट आ गई है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड जो ऑफिस रेंट एंड रेट्स है, ऑफिस लाइटिंग है, ऑफिस स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन और रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस सैलरीज है, इन सब जो ऑफिस से रिलेटेड है उनको हमने ऐड कर लिया है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। अब इसमें ऐड करा
फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड लेस किया फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग। आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट आपको लंबा लगे, आप नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, तो फैक्ट्री से कौन सा रिलेटेड है। थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करेंगे तो उससे बिल्कुल आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि कौन से खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड है, कौन से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और कौन से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद ये देखिए कुछ स्पेसिफिक जो हैं आइटम लाए गए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल है। अब क्या होता है कि गोदाम में भी कई बार सामान को पैक करके रखा जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो, इस तरह से। तो अगर गोडाउन को पार्ट है तो वो किसका खर्चा हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट का, यानी वो किस में आएगा, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगा। और जब हम पैक जो कस्टमर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब उसकी पैकिंग की जाती है प्रोडक्ट की, तो वो किसका खर्चा होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि ड्राइंग से रिलेटेड, जो कि नक्शे से रिलेटेड। अगर नक्शा बनाया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कि प्रोडक्ट को कैसा डिज़ाइन करना है, किस तरह से, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है। अगर कस्टमर के रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, यानी नक्शा बनाया गया है कस्टमर को किस तरह से प्रोवाइड करवाना है, किस तरह से, तो ये जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। यानी एक नाम हो सकता है और वो दो रिलेटेड एक्सपेंसेस में आ सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा, और अगर वो कस्टमर से रिलेटेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इनके नाम लिखे गए हैं, कौन से मेथड होते हैं, कौन से टेक्निक। आप कंफ्यूज होते हैं कि मेथड और टेक्निक एक ही है, इस तरह से नहीं, मेथड अलग है और टेक्निक अलग है। हम देखते हैं यहाँ पर, तो मेथड्स है किस तरह से, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे यूज की जाती है, जब किसी ये ऑब्वियस, इसको टेलर मेड कॉस्टिंग भी कहते हैं। जिस तरह से आप फर्नीचर का ऑर्डर देते हैं, तो आप ऑर्डर देते हैं और आपके अकॉर्डिंग, यानी कि कस्टमर की ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब जो प्रोडक्शन बनाया जाता है उसकी जो कॉस्टिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, जॉब कॉस्टिंग। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि बड़े बड़े पुल, बांध, सड़कें जो हैं और घर हैं, ये सब बनाए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आते हैं। इनका जब डिटरमाइन करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगी। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी कि सर्विस से जो भी रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आ जाएगी। और बैच कॉस्टिंग, जब बल्क में चीज़ें बनती हैं एक जैसे जैसे बिस्किट्स हैं, मेडिसिन्स हैं और इस तरह के प्रोडक्ट जो बल्क में बनते हैं एक जैसे सिमिलर, उनको बैच कॉस्टिंग उसमें शामिल किया गया है। और प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड ऐसी कॉस्टिंग जिसमें खूब सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट को, जैसे रिफाइनिंग है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री को देखें, ऑयल को रिफाइन किया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री देखें, कॉटन में इंडस्ट्री में सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया जाता है, उसको भुना जाता है, उसके बाद उसके धागे बनाए जाते हैं, फिर कहीं जाके कपड़े का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सब क्या है, प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें क्या, ऐसी जो इंडस्ट्री होती है यहाँ कौन सी कॉस्टिंग यूज की जाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये मेथड है। और टेक्निक क्या है, तरीके हैं किस किस तरह से टेक्निक। अब टेक्निक में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, डायरेक्ट कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हो गई, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कितने वेरिएंसेस है एक्चुअल कॉस्ट में, कितना कम ज़्यादा हो रहा है, एडवर्स है कि फेवरेबल है, इस तरह से। और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, पर यूनिट बढ़ाने से, एक यूनिट बढ़ाई और उससे जो कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ा है, यानी कि एक यूनिट बढ़ाने से जो टोटल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो टेक्निक है वो मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। और डायरेक्ट कॉस्टिंग हम देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड है या इनडायरेक्ट रिलेटेड है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या आता है, जब हम
टोटल कॉस्टिंग का कैलकुलेशन करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है। और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो कहलाती है जिसमें क्या करते हैं हम, एक जैसी दूसरी संस्था है उसी के रिगार्डिंग में सबकी एक तरह की सिमिलर जो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्लान को अपनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यानी एक जैसी। ये किस लिए किया जाता है कि बहुत सारी ऐसी फर्म होती है जो आपस में तुलना इजीली किया जा सके, इस तरह से मेजर करने के लिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक्स होती है। तो आई होप मेथड और टेक्निक का डिफरेंस आप समझ गए होंगे, और इन दोनों में कौन कौन मेथड में आता है, कौन कौन टेक्निक में, आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।